जी सर, हो गई है। फिर हमने आज स्टार्ट करना है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट का अपना चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कशन करनी है अपने लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और फिर हर सेगमेंट के अकॉर्डिंगली आप किन सिक्योरिटीज़ में हर सेगमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सो वी आर हैविंग सम डिफरेंट कैटेगरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ट्रेजरी बिल्स, the most popular category, which is also abbreviated as T-bills. These are the short-term, non-interest bearing obligations of the US Treasury issued at a discount and redeemed at maturity for full face value, the minimum $1,000 amount and $1,000 increments thereafter. तो ट्रेजरी बिल्स सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी है मनी मार्केट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स हैं, ट्रेजरी नोट्स हैं और ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। इनको ट्रेजरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जिन सिक्योरिटीज को इशू करती है उनको ट्रेजरी सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो ट्रेजरी सिक्योरिटीज में जो पहली सिक्योरिटी है वो टी बिल्स है। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, अराउंड 90 डेज इनका मेच्योरिटी पीरियड होता है, और इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट नहीं मिलता तो फिर इसमें बेनिफिट क्या होता है, इन्वेस्टर को इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टी बिल की वैल्यू जो है वो ₹1000 है, तो जब गवर्नमेंट इसको इशू करेगी तो वो इसको 1000 पे इशू नहीं करेगी, वो देखेगी कि 3 मंथ के लिए इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो 50 रुपीज बनता है फॉर एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो देखेगी कि 1000 की फेस वैल्यू है तो वो इसको 950 पे इशू करेगी। तो इसका मतलब है कि जो उसका 3 मंथ का इंटरेस्ट बनता था वो गवर्नमेंट उसको परचेज के टाइम पे ही इसको डिस्काउंट पे इशू कर देगी। तो गवर्नमेंट इसको 950 पे इशू करेगी, और 3 मंथ के बाद, 90 डेज के बाद जब ये मेच्योर हो जाएगा और गवर्नमेंट को वापस किया जाएगा, तो गवर्नमेंट इसको पूरे 1000 पे ही वापस ले लेगी। तो इसको हम कहते हैं टी बिल्स। इसको नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे नहीं करती, बल्कि स्टार्ट पे ही डिस्काउंट की सूरत में इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दे दिया जाता है। हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है ट्रेजरी नोट्स। अगेन इनको गवर्नमेंट इशू करती है, तो ये मीडियम टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो 2 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक इनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी होती है। तो मीन्स ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं है, ये मीडियम टर्म सिक्योरिटी है। इसकी लाइफ 2 ईयर से स्टार्ट होती है और 10 ईयर्स तक कंटिन्यू करती है। इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है इसके ऊपर। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती हैं गवर्नमेंट की, और ये 10 ईयर से ज्यादा जो है वो इनकी ओरिजिनल इनकी जो है वो ओरिजिनल मेच्योरिटी होती है इनकी। और इसमें जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। तो ये 3 सिक्योरिटीज हैं जो कि आपकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट इनको इशू करती है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन होती है, और ये मोस्ट सिक्योर्ड सिक्योरिटीज होती हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है वो बैक कर रही होती है। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, वो है रीपरचेज एग्रीमेंट्स। री रीपरचेज एग्रीमेंट्स। सर। जी जी, ट्रेजरी नोट्स की अगर हम बात करें तो ट्रेजरी नोट्स जो है वो इसको भी गवर्नमेंट इशू करती है, और ये मीडियम टर्म सिक्योरिटी होती है, जिसकी जो लाइफ होती है वो 2 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक जो है वो इसकी लाइफ होती है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे करती है। तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि ये मीडियम टर्म सिक्योरिटी होती है, और इसकी लाइफ 2 से 10 ईयर्स के दरमियान में होती है। और अगर हम उसके बाद थर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो इसको हम ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है। तो ये 3 सिक्योरिटीज़ हैं जो कि जिनको गवर्नमेंट इशू करती है। इसमें से एक जो टी बिल्स हैं ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, ट्रेजरी नोट जो है वो मीडियम टर्म सिक्योरिटी है, और ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। उसके बाद अगर हम फोर्थ सिक्योरिटी की बात करें, अब ये वो सिक्योरिटीज है जिनको गवर्नमेंट इशू नहीं करती, बल्कि इनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स वगैरह इशू करते हैं। तो जो फोर्थ हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल है वो रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं। रीपरचेज एग्रीमेंट्स क्या हैं? द एग्रीमेंट्स टू बाय सिक्योरिटीज, यूजुअली ट्रेजरी बिल्स,
and resell them at a higher price at a later date. अब जो रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो टी बिल्स की होती है, जो हमने ट्रेजरी बिल्स की बात की है। सम टाइम क्या होता है, वैसे जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट खुद इशू कर रही होती है। जैसे अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक इसको इशू कर सकता है ट्रेजरी सिक्योरिटीज को, या जो है वो नेशनल बैंक ऑथराइज होता है, नेशनल बैंक इशू कर सकता है। सम टाइम क्या होता है कि जो टी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट बजाय इसके कि वो खुद सेल करे या अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू सेल करे, वो सम टाइम कुछ एजेंट्स को नॉमिनेट कर देते हैं। अब वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो एजेंट्स जो है वो उन टी बिल्स को सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो मेरे पास कोई एजेंट आता है गवर्नमेंट का, वो आके बताता है कि जी हम गवर्नमेंट के एजेंट हैं और हम गवर्नमेंट की तरफ से ये टी बिल सेल करना चाहते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि जी आप हमसे ये टी बिल्स जो है वो 960 में ले लें, और 3 मंथ के बाद वो मुझसे ही वो उन टी बिल्स को रीपरचेज करेंगे हायर प्राइस पे। सपोज वो कहते हैं हम आपसे 990 में ले लेंगे, 995 में ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। यानी कि जब मैं मेरे साथ जी रीपरचेज एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे थे। रीपरचेज एग्रीमेंट में जो है वो हमारे पास ये गवर्नमेंट एजेंट्स की तरफ से जो है ये सिक्योरिटीज को टी बिल्स को सेल किया जाता है। गवर्नमेंट अपने एजेंट्स को ऑथराइज करती है कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो इन सिक्योरिटीज को टी बिल्स को इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एजेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि जी आप हमसे ये टी बिल्स परचेज कर लें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद वो उसी टाइम पे उनके साथ एक और एग्रीमेंट करते हैं कि जिसको वो कहते हैं 3 मंथ के बाद हम आपसे ये टी बिल्स इतनी प्राइस पे दोबारा रीपरचेज कर लेंगे। तो 2 एग्रीमेंट किए जाते हैं, इस वजह से इसको रीपरचेज एग्रीमेंट किया जाता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट के टी बिल्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एजेंट से मेरा कांटेक्ट हुआ, एजेंट ने मुझे कहा जी कि अभी आप जो है वो इन टी बिल्स को हमसे 960 में परचेज कर लें। तो एक एग्रीमेंट तो ये हो गया कि मुझे वो 960 पे टी बिल्स उन्होंने सेल कर दिए। उसके साथ ही वो दूसरा एग्रीमेंट मैं उनके साथ ये करूंगा कि वो मुझसे आफ्टर 3 मंथ जो है वो 990 पे रीपरचेज करेंगे टी बिल्स को। तो मैं ना ही डायरेक्टली गवर्नमेंट से टी बिल्स को परचेज करूंगा ना ही गवर्नमेंट को सेल करूंगा, बल्कि टी बिल्स की सेल परचेज जो है वो एजेंट्स के थ्रू होगी, एजेंट ही इन्वेस्टर को सेल करेंगे और फिर जब टाइम पूरा हो जाएगा तो उनसे वो रीपरचेज कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस हैं, इसको भी आप इसको रहने दीजिएगा क्योंकि ये अब जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, इसको आप रहने दें बैंक एक्सेप्टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड promissory notes generally issued by the large corporations, the largest dollar volume instrument। अब जो कमर्शियल पेपर होता है इसको प्राइवेट कंपनी जो हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं, और इसमें जो है वो चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा होता है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह से जो है ना वो इतना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि ट्रेजरी सिक्योरिटीज है, ये चाहे रीपरचेज एग्रीमेंट था गवर्नमेंट उसको बैक कर रही थी, यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इशू कर रही होती हैं, तो ये उतने सिक्योर नहीं होते जितने सिक्योर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन फिर भी ये लार्ज कॉर्पोरेशन जो है वो इसको इशू करती हैं। लार्ज कॉर्पोरेशन क्यों इशू करती हैं, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि बीइंग इन्वेस्टर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हमारे पास हम कमर्शियल पेपर या तो एंग्रो फूड्स का परचेज कर सकते हैं या कोई एक एबीसी कंपनी है न्यू, उसका जो है वो हम परचेज कर सकते हैं कमर्शियल पेपर। तो मोस्टली इन्वेस्टर्स किस कंपनी का जो है वो कमर्शियल पेपर परचेज करेंगे, एंग्रो का या जो अननोन कंपनी होगी उसका जो है वो हम परचेज करेंगे कमर्शियल पेपर? सर एंग्रो का करेंगे। एंग्रो का क्यों परचेज करेंगे, क्योंकि वो लार्ज कॉर्पोरेशन है, लोगों को उसका पता है, लोगों का उस पर ट्रस्ट है, तो वो उसको परचेज कर लेंगे। अगर कोई अननोन कंपनी होगी तो उस पे इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे और उसको परचेज नहीं किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो कि
जॉइंट स्टॉक कंपनी जो इशू करती हैं उसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फेडरल एजेंसी की सिक्योरिटीज होती हैं, द डेट सिक्योरिटीज issued by the federal agencies and government sponsored enterprises। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, जैसे नेशनल सेविंग ट्रस्ट है पाकिस्तान में, या एनआईटी है हमारे पास पाकिस्तान में, या गवर्नमेंट और अपनी कुछ एजेंसीज को जो है फेडरल एजेंसीज को उनको जो है वो ऑथराइज करती है कि वो सिक्योरिटीज को इशू कर सकती हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एजेंसीज जो कि फेडरल गवर्नमेंट जिनको ऑथराइज करती है, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन एजेंसीज की होती है सिक्योरिटीज की, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। मींस अगर ये एजेंसीज अपनी डेट को पे ना कर सकें तो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको पेमेंट कर देंगे इन्वेस्टर, तो उसको हम कहते हैं फेडरल एजेंसी सिक्योरिटी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं हमारे पास। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट बेसिकली क्या है, ये अगर हम जैसे बैंक अकाउंट में कुछ चीज डिपॉजिट करवाते हैं तो वो मोस्टली वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। मतलब मैंने अपने बैंक अकाउंट में अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, कोई टर्म डिपॉजिट करवाया है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाया है, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। लेकिन सम टाइम बैंक्स जो है वो आपको ऐसी ऑप्शन देते हैं कि जी आप नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं। मींस आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो ट्रांसफरेबल हो सकती है, तो उसको हम नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई डिपॉजिट है, ऐसा कोई टाइम डिपॉजिट है जो नेगोशिएबल है, जो ट्रांसफरेबल है, तो वो भी जो है वो शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, इनको आप रहने दीजिएगा क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो अभी हम इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ आएंगे। हमने डिफरेंट सिक्योरिटीज की बात की है, अब हम देखेंगे कि हमारे हर सेगमेंट वाइज हमें कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए फिजिबल हो सकती है। सबसे पहले अगर आप बात करें, हमारे पास सबसे पहले रेडी कैश सेगमेंट। रेडी कैश सेगमेंट को हमने क्या कहा था, रेडी कैश सेगमेंट में आपको डेली बेसिस पे भी कैश की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये रेडी कैश सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें कैश आपने होल्ड करना है अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसमें आपकी सेफ्टी का एलिमेंट बहुत जरूरी है और लिक्विडिटी का एलिमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको किसी भी टाइम पे आपको नहीं पता होगा, आपको फौरी तौर पे कैश की जरूरत पड़ जाए और आपको सिक्योरिटीज को सेल करना पड़े। सो सेफ्टी एंड एबिलिटी टू कन्वर्ट टू कैश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सेफ्टी का एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, लिक्विडिटी का एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट किया जा सके। और सबसे ज्यादा सेफ और लिक्विड सिक्योरिटी जो होती हैं वो ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं। सो सिलेक्ट ट्रेजरी सिक्योरिटीज फॉर दिस सेगमेंट। तो रेडी कैश सेगमेंट में जो कैश आपने होल्ड करना है और उसको आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसमें ज्यादातर ट्रेजरी सिक्योरिटीज को में इन्वेस्ट करें, चाहे वो टी बिल्स में कर लें, चाहे आप जो है वो ट्रेजरी नोट्स में कर लें, चाहे आप जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स में कर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, इनकी सेफ्टी होती है, ये लिक्विड होती है। किसी भी टाइम पे आप विद इन फ्यू मिनट्स मार्केट में पहुंचे और उनको सेल कर दें, आपको प्राइस का कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो रेडी कैश सेगमेंट के लिए आप मोस्टली ट्रेजरी सिक्योरिटीज को प्रेफर करेंगे। जो सेकंड सेगमेंट है हमारे पास वो है कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट। कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट में देखें, इसमें लिक्विडिटी इतनी जरूरी नहीं है। उसकी रीजन क्या है, कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट में हमने कहा था कि वो कैश होल्ड करते हैं जो हमें पता होता है कि हमें इतने टाइम पीरियड के बाद ये रिक्वायर्ड होगा कैश, उससे पहले हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हमें टैक्स पे करने हैं आफ्टर 6 मंथ, तो हमें पता है 6 मंथ के बाद इस कैश की जरूरत पड़नी है। डिविडेंड हमने पे करना है आफ्टर 1 ईयर, तो हमें ये पता है कि ये जितनी अमाउंट डिविडेंड के लिए रखी हुई है कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट में, ये आफ्टर 1 मंथ ही आफ्टर 1 ईयर ही हमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें जो है वो आप जरूरी नहीं है कि आप डेली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आप पहले ही टाइम के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप इसमें जो है वो जो नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं उनको भी कर सकते हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट्स को भी कर सकते हैं, तो उन सिक्योरिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और जो लास्ट सेगमेंट है हमारे पास फ्री कैश सेगमेंट। अब फ्री कैश सेगमेंट हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया था कि ये ऐसा कैश है जो आपको पर्पस का नहीं पता कि आपने किस पर्पस के लिए होल्ड किया हुआ है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए जो है वो आप इसको किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको ट्रेजरी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको रीपरचेज एग्रीमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसके लिए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमें किस टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। सो बेस्ड चॉइस ऑन यील्ड सब्जेक्ट टू रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो इसमें सिर्फ आप अपने रिस्क और रिटर्न को मैच करेंगे कि अगर आप ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी रिस्की सिक्योरिटी जैसे कमर्शियल पेपर है या नेगोशिएबल सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। अगर आप रिस्क कम फेस करना चाहते हैं तो फिर आप डेली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मे बी सिलेक्टेड फॉर दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट के लिए आप कोई भी मनी मार्केट सेगमेंट जो है, कोई भी मनी मार्केट सिक्योरिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस पर टाइम पे या किस पर्पज के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ेगी।